हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। एक बार पुनः आप सभी का आपके अपने चैनल सी कोचिंग क्लासेस पर स्वागत है। और आज प्यारे भाइयों ऑनलाइन फैक्ट में 20 जी के क्वेश्चन लेकर आ चुके हैं। और प्यारे भाइयों आज ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन है, 4 ऑप्शन रहेंगे और 4 ऑप्शन में आपको करेक्ट आंसर बताना रहेगा। चलिए तो वीडियो को शुरू करते हैं। और जितने भी स्टूडेंट्स के पिछले वीडियो हैं वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। 20 जी के क्वेश्चन आपका डेली रहता है, तो प्लीज आप एक बार प्लेलिस्ट विजिट कर लें, अच्छे से तैयारी करना चाहते हैं तो। आज का प्यारे भाइयों पहला क्वेश्चन है, आप देख पाएंगे। पहला क्वेश्चन है, जल का वाष्प में बदलना निम्नलिखित में से कौन सा परिवर्तन कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए रासायनिक परिवर्तन, ऑप्शन बी भौतिक परिवर्तन, ऑप्शन सी जैविक परिवर्तन और चौथा उपरोक्त सभी। तो आपको 4 में से सेलेक्ट करना है कि करेक्ट कौन सा है। ठीक है, आप सोच लिया करें, प्रश्न लिख लिया करें और आपको एक आंसर लिख लेना है। तो कौन सा परिवर्तन है प्यारे भाइयों, तो इसका करेक्ट आंसर है भौतिक परिवर्तन। कौन सा परिवर्तन, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। ओके चलिए अगला प्रश्न है आपके लिए, पृथ्वी की सतह से सबसे निकटतम वायु की सतह को क्या कहते हैं। मतलब प्यारे भाइयों पृथ्वी का सतह है, इसके 4 भागों में बांटा गया है। तो वो 4 कौन कौन से हैं, क्षोभ मंडल, आयन मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल। लेकिन जो निचला वाला भाग है वो कौन सा है, उसे आपको करेक्ट बताना है। तो चलिए हम आपको बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर है प्यारे भाइयों क्षोभ मंडल। ऑप्शन नंबर 1 करेक्ट आंसर क्षोभ मंडल। ओके चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। ग्रीन हाउस प्रभाव संबंधित है, ग्रीन हाउस प्रभाव किससे संबंधित है। ठीक है, यहां पर ऑप्शन दिखेगा प्यारे भाइयों, हरे शैवाल के अधिक वृद्धि से, ग्लोबल वार्मिंग से, घरों में सब्जियों को उगाने से, या कि चौथा ऑप्शन है हरे घर के मैदान, हरे घास के मैदान उगाने से। ठीक है, तो चलिए 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में आपको सोचना है। मैं आपको समय भी देता हूं ताकि आप लोग सोच सको। ठीक है, तो 3 आपके यहाँ पे और ये चौथा। ठीक चलिए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ग्लोबल वार्मिंग से। आप लोग पढ़ते आ रहे हैं 10th क्लास से, ग्लोबल वार्मिंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए चौथा है ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 प्यारे भाइयों, वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है तो क्या कहलाता है। ठीक है, पहला ऑप्शन है वायुमंडलीय दाब, दूसरा है जल दाब, तीसरा है चक्रवात, उपरोक्त में से कोई नहीं। 4 ऑप्शन है प्यारे भाइयों, बताना है। वायुमंडल जब अपने परिवेश पर दाब डालता है, अच्छा वायु द्वारा डाला गया दाब भैया, वायु द्वारा डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा वायुमंडलीय दाब। ओके चलिए यहाँ पर कुछ बेसिक चीजें हैं कि वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है प्यारे भाइयों, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। करेक्ट आंसर बैरोमीटर। यहाँ पर देख सकते हैं क्वेश्चन आ जाए, वायुमंडलीय दाब को किससे मापा जाता है, तो बैरोमीटर से मापा जाता है। वायु दाब को मापने के लिए बैरोमीटर में पानी, हवा तथा पारा का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी आपको याद रखना चाहिए कि किस किस का उपयोग होता है, तो पानी होता है, हवा होता है और पारा। बैरोमीटर में प्रयोग करने के लिए सबसे अधिक उपयुक्त पदार्थ कौन सा है, पारा है। तो कुछ बेसिक फैक्ट भी आप तैयार करते चले। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं प्यारे भाइयों। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्न में से किसे ना तो नष्ट किया जा सकता ना ही उत्पन्न किया जा सकता है। 4 ऑप्शन है, शीशा, कार्बन, ऊर्जा, लकड़ी। अच्छा आप लोगों ने ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ा होगा प्यारे भाइयों। ऊर्जा संरक्षण के नियम में ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल उसे एक अवस्था से दूसरी अवस्था में बदल सकते हैं। यही ऊर्जा संरक्षण का नियम कहलाता है। ओके चलिए अगला प्रश्न प्यारे भाइयों, तो यहाँ पर ऊर्जा संरक्षण का नियम आप देख सकते हैं, ऊर्जा को ना तो नष्ट कर सकते हैं ना तो उत्पन्न कर सकते हैं, केवल एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित कर सकते हैं, है ना। ऊर्जा संरक्षण का नियम हो गया, तो राइट आंसर ऊर्जा होगा। अगला प्रश्न है आपके लिए, 2 भिन्न धातुओं की पत्तियां, यहां पर देखिए वोल्टेज सेल में प्रयोग की जाती है, वह धातु कौन सी होती है। मतलब इलेक्ट्रोड के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए है कॉपर तथा एल्युमिनियम, कॉपर तथा सिल्वर, है ना। फिर अगला है कॉपर तथा जिंक, या अगला है कॉपर तथा लोहा। 4 में से आपको करेक्ट बताना है कि कौन सा सही है। ठीक है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया कॉपर तथा जिंक। क्या हो जाएगा, कॉपर तथा जिंक। ओके ऑप्शन नंबर सी। अगला प्रश्न है आपके लिए, निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु मुक्त अवस्था में पाई जाती है। पहला जिंक, दूसरा टिन, तीसरा सोना और चौथा लोहा। ऐसा कौन सा धातु प्यारे भाइयों जो मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो आप बताइए फटाफट। देखिए आप अपने आप को आजमाइए कितना बन पा रहा है आपसे। ठीक है चलिए, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सोना। क्या
चार ऑप्शन देके रखा है, सोना मुक्त अवस्था में पाया जाता है। ठीक, चलिए 8वां प्रश्न है, किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? प्रश्न क्या है, किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है? चार में से ही आपको बताना है। पहला कौन सा प्यारे भाइयों? पहला है मॉलिब्डेनम, आर्सेनियम, ठीक है, ऑस्मियम सॉरी, टंगस्टन, जिंक। चार ऑप्शन में से आपको बताना है किस धातु का गलनांक सर्वाधिक होता है। तो चार ऑप्शन में टंगस्टन इनमें से सबसे ज्यादा गलनांक रखता है। अगला प्रश्न है आपके लिए, शुद्ध जल में रासायनिक दृष्टि से हाइड्रोजन तथा ऑक्सीजन का कौन सा अनुपात सही है? शुद्ध जल में H2O होता है प्यारे भाइयों, ये H2O, हाइड्रोजन का 2 भाग और ऑक्सीजन का 1 भाग। मैं अभी आप बेसिक बता रहा हूं, चार ऑप्शन क्या क्या देके रखा है वो आपको यहाँ पर है ना देखना है। ठीक, चलिए देखिए प्यारे भाइयों, पहला 1:2 है ना, दूसरा है 2:2 और तीसरा 2:1 और 4:2। तो चलो भाई बताओ, ठीक है, कौन सा रेशियो सही है? तो प्यारे भाइयों मैं आपको एक चीज यहाँ पर क्लियर कर देना चाहता हूं थोड़ा सा, ऐसे में कंफ्यूज आप हो सकते हो। कैसे कंफ्यूज हो सकते हो? H2O है तो हाइड्रोजन कितने? 2, ऑक्सीजन कितने? 1, तो 2:1, ऑप्शन नंबर 3। ओके, चलिए अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रिय किसका गुण है? ठीक है, रेडियो सक्रियता किसका गुण है? इलेक्ट्रॉनों का, प्रोटॉनों का, न्यूट्रॉनों का, नाभिक का। बताना है आपको, चार ऑप्शन देके रखा भैया, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन या नाभिक का। किसका है रेडियो सक्रियता, किसका गुण है? चार में से आपको करेक्ट आंसर बताना है, तो नाभिक का है। किसका है? नाभिक का है। अगला प्रश्न है आपके लिए, अम्ल है, अम्ल कौन कहलाता भैया? इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है, जो इलेक्ट्रॉन प्रदान करता है, जो प्रोटॉन देता है, जो OH ऋण आयन देता है। चलिए अम्ल कौन सा है, चार आपको बताना है। ठीक, तो क्या हो जाएगा भैया? प्रोटॉन दाता क्या कहलाता है? अम्ल कहलाता है ना, जो H पॉजिटिव आयन देता है। तो प्रोटॉन जो देता है वो अम्ल कहलाता है, और जो प्रोटॉन ग्रहण करता है वो क्षार कहलाता है, जो OH नेगेटिव आयन देता है वो क्षार कहलाता है। ठीक है, अगला प्रश्न है आपके लिए, जीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? जीन शब्द का, ऑप्शन नंबर ए वाल्डेयर, फिर ऑप्शन नंबर बी वाटसन, क्रिक और जोहानसन। चलिए बताइए, यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1 वाल्डेयर लिख लीजिए। ठीक है, जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? बताना चार ऑप्शन में, तो किसने किया प्यारे भाइयों? जोहानसन ने। किसने? जोहानसन ने। करेक्ट आंसर हो गया जोहानसन। ओके, चलिए जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जोहानसन ने किया। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता के नियम के जन्मदाता कौन है? चार प्रश्न है भैया, आनुवंशिकता नियम के जन्मदाता डार्विन, बेसेल, वेलेस, मेंडल या लेमार्क। चलिए चार प्रश्न है जिनके आंसर आपको बताना है। तो इसका राइट आंसर है मेंडल। कौन भैया? मेंडल। मेंटल मत बोलने ना कि दिमाग से मेंटल। ठीक है, चलिए यहां पर देखेंगे कि ग्रेगर जॉन मेंडल एक जर्मन भाषी ऑस्ट्रियाई ऑगस्टियन पादरी एवं वैज्ञानिक थे। ठीक है, उन्हें आनुवंशिकता का जनक कहा जाता है। उन्हें मटर के दोनों पौधों पर आनुवंशिकता के नियम को निर्धारित किए थे। मेंडल ने सबसे पहले मटर के पौधे पर ही प्रयोग किया था। ओके, अगला प्रश्न है प्यारे भाइयों, डीएनए का प्रतिपादन किसने किया? डीएनए संश्लेषण का प्रतिपादन किसने किया? जिसमें चार ऑप्शन देके रखा है, उचुआ, कार्नबर्ग, लेमार्क, बिस्मैन। ठीक है, बताना आपको चार में से करेक्ट आंसर। डीएनए संश्लेषण के प्रतिपादक तो कॉर्नबर्ग। किसने भैया? कॉर्नबर्ग, राइट आंसर। थोड़ा सा यहाँ पर आप देख सकते हैं, थोड़ा कुछ डिटेल्स लिखा हुआ है। ठीक है, चलिए दो हेलिक्स संरचना वाटसन एवं क्रिक ने दिया था। ठीक है, लेकिन संश्लेषण जो है कॉर्नबर्ग ने किया। चलिए अगला प्रश्न है भैया, अरविंद खुराना किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? ठीक है, आपको बताना अरविंद खुराना किस क्षेत्र में प्रतिष्ठित नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए। ऑप्शन नंबर ए जैव विज्ञान, ऑप्शन नंबर बी चिकित्सा विज्ञान, साहित्य और अर्थशास्त्र। बताना है आपको कौन भैया? अरविंद खुराना जी किस क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार प्राप्त किए? तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा भैया चिकित्सा विज्ञान के क्षेत्र में। थोड़ा सा बेसिक चीजें यहाँ पर आप देख सकते हो। यहाँ पर आप देखेंगे अरविंद खुराना का भैया 1968 में चिकित्सा का नोबेल पुरस्कार मिला। किसको? हरगोविंद खुराना जी को। ठीक है, यहाँ पर आप इसको भी तैयार कर सकते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागर की जलधारा। वाह, कई जलधाराएं हैं प्यारे भाइयों, ये साइंस से हटके जी के है। विश्व की सबसे तेज बहने वाली महासागर की जलधारा, पहला ऑप्शन है गल्फ स्ट्रीम जलधारा, लेब्राडोर की जलधारा, वेनेजुएला की धारा, बेंगुएला भी कह सकते हैं, क्यूराइल की जलधारा। ठीक है, तो सबसे तेज कौन सा बहता भैया? गल्फ स्ट्रीम की जलधारा।
अगला प्रश्न है आपके लिए, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है? ठीक है, सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है बताना है। 4 ऑप्शन कौन कौन सा है? स्वामी विवेकानंद, राजा राम मोहन राय, रविन्द्रनाथ टैगोर और ज्योतिबा फुले। 4 ऑप्शन में करेक्ट आंसर आपको सोचना है। सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन है प्यारे भाइयों? तो कौन है? राइट आंसर आपको बताना है कौन है। तो राइट आंसर है प्यारे भाइयों ज्योतिबा फुले। क्या राइट आंसर है? ज्योतिबा फुले। ओके, अगला संविधान है। 4 ऑप्शन में बताना संविधान क्या है? सरकार का गठन है, देश का शासन है, ठीक है, नियम और कानूनों का संकलित प्रलेख है, मौलिक अधिकार है। तो इसे आपको पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर 3 नियम और कानून का संकलित प्रलेख। ओके, मानव सर्वाधिक उपयोग करता है किसका? 4 ऑप्शन दे के रखा है। पहला है भौम जल, दूसरा महासागरीय जल, पृष्ठीय जल या वायुमंडलीय जल। बताओ क्या बादल का यूज करता है कोई? ठीक है, महासागर में आप जाते हो पानी पीने, ठीक है, तो बताना है आपको सबसे ज्यादा किसका प्रयोग करता है भैया? तो पृष्ठीय जल, नीचे से ही, जैसे आप देखते होंगे नल आपके घर में होगा, है ना, और आप कुआं भी देख सकते हैं, ट्यूबवेल भी देख सकते हैं। तो सबसे ज्यादा कहाँ से पानी हम लेते हैं? हर दिन नहाते धोते पानी पीते हैं, है ना, गाय पशुओं को हम पानी पिलाते हैं, तो कहाँ से लेते हैं? पृष्ठीय जल से। लास्ट क्वेश्चन आज का भैया, भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं? उच्च न्यायालय की बात कर रहे हैं, सर्वोच्च न्यायालय नहीं, सर्वोच्च न्यायालय एक ही है। उच्च न्यायालय टोटल 25 है प्यारे भाइयों। ऑप्शन नंबर 4 ऑप्शन नंबर देके रखे हैं, जिसमें से ऑप्शन नंबर 3 करेक्ट आंसर होगा। इनके खंडपीठ अलग अलग है। मध्य प्रदेश में न्यायालय के 2 खंडपीठ है। कहाँ कहाँ बताओ? उच्च न्यायालय कहाँ है मध्य प्रदेश का? जबलपुर में। खंडपीठ 2 जगह है, एक इंदौर और एक ग्वालियर। तो इस प्रकार से आज के 20 क्वेश्चन कैसे लगे? ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन 20 क्वेश्चन आपको कराया गया। अब आप यदि कहेंगे कि ऑब्जेक्टिव टाइप ही कराइए सर, तो इसी प्रकार क्वेश्चन कराएंगे, ताकि आप लोगों को पता रहेगा कि क्वेश्चन कैसे आएगा और हम कैसे आंसर दे पाएंगे। किसी भी कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हम हर दिन शाम 7 बजे आपको, है ना, एक हफ्ते में संडे को छोड़ करके शाम 7 बजे आपको डेली वीडियो प्रोवाइड कराते हैं। साथ में स्टूडेंट हम जो क्वेश्चन कराते हैं उनका एक दिन लाइव आकर टेस्ट लेंगे, आप लोगों से 20 क्वेश्चन पूछेंगे। ओके, तो आप लोग तैयारी करते रहें। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।